खरीदिए। धन्यवाद ठीक है। धन्यवाद। हाँ जी ओके। भंवर भाई, आप क्या पूछना चाहते हैं? आप बता सकते हैं। नहीं, अभी पूछना नहीं है, मैं तो वैसे ही सुनने के लिए ही कर रहा हूँ कुछ टाइम, फिर बाद में जाऊँ। अरे आजकल क्या हो रहा है भंवर भाई, थोड़ा ना ये सीजन चल रहा है अभी हमारा सरसों की बुआई का और हम्म। गेहूं की बुआई का, जिसके कारण किसान भाई जो हैं जुड़ नहीं पाते हैं, वरना तो हमारे मतलब जो है थोड़ा सीजन ऑफ हो जाता है तो 20 25 30 35 किसान तक हमारे जो हैं ग्रुप में जुड़ते हैं। और जी आजकल क्या हो रहा है, जैसे अभी आप ही हो और अभी दिनेश भाई आए हैं ये, तो अभी मतलब सीजन थोड़ा सा चल रहा है ना सब किसान भाइयों का। जी 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 हाँ, तो उसके कारण देखो किसान भाई होते हैं वो बेचारे, वो तो है नहीं, उनका जॉब का टाइम है 5 बजे छुट्टी कर ली, है ना। जी किसान भाई के लिए तो कोई टाइम होता ही नहीं है, ना इतवार ना सोमवार। जी जी बाकी मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बता देता हूँ भाई, कि हम लोग मिट्टी के ऊपर काम करते हैं बाबर भाई। जी जब आपकी मिट्टी मजबूत होती है, जब आपकी मिट्टी के अंदर मित्र जीवाणुओं की संख्या अधिक होती है, आपकी मिट्टी पॉजिटिव होती है और आपकी जी मिट्टी के अंदर सही मात्रा में सही न्यूट्रिशन होता है, तो उसे बोलते हैं जैविक खेती। आज किसान भाइयों को लगता है कि यार जो है भाई, कि मैं जो खेती करता हूँ, जी मैं जो गोबर डाल देता हूँ या छाछ की स्प्रे मार देता हूँ, यह जैविक खेती है। नहीं भाई, वो जैविक नहीं होती, उसमें उल्टा किसान भाइयों का नुकसान हो जाता है। जब तक आप सही मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं देंगे अपनी मिट्टी को पॉजिटिव करके, तब तक वो जैविक खेती नहीं है। और इसके लाभ जी क्या होते हैं कि आपकी भूमि बंजर नहीं होती, आपको बार बार सिंचाई गुड़ाई की जरूरत नहीं होती, आपके जो एग्रीकल्चर एक्सपेंस है, आपके कृषि के खर्चे हैं, वो लगभग 90% तक खत्म हो जाते हैं। आपका जो खरपतवार है वो 1 साल के बाद हम्म, 90% तक खत्म हो जाता है। आपकी जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन की क्वालिटी है, उत्पादन की क्वालिटी है, वो बहुत बढ़ जाते हैं, बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये आपको फायदे मिलेंगे, ठीक है ना। तो जी बाकी जी। अभी और किसान भाई भी आगे हैं, मैं इन सबसे भी बात करता हूँ, तो आप धीरे धीरे सीख जाओगे। आप चाहो तो मेरा नंबर लिख लीजिए, 94 एक मिनट होल्ड कीजिए। हम्म। हाँ। 94 179 179 7533 8। 75338। जी, लिख लिया। सुखदीप सिंह मेरा नाम है। आप मतलब जी जब भी शुरू करना चाहें या आपको कृषि से रिलेटेड कोई भी बात करनी है, कुछ सलाह मशवरा लेना है, कुछ समझना है, पूछना है, आप जी कभी भी मेरे से इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है भाई। जी, सुखदेव भाई। ठीक है भाई, थैंक यू। अच्छा, सभी ओके। जितने भी किसान भाई आए हैं, मैं उन सबका ग्रुप में स्वागत करता हूँ। हम्म। और जैविक खेती के मामले में आपके मन में कोई भी सवाल है, किसी तरह की आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं, या आप कुछ समझना और पूछना चाहते हैं, तो आप बेधड़क होकर मेरे से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपकी पूरी कोशिश करूंगा, मैं आपकी मदद करूं, आपको अच्छे से अच्छा और सस्ते से सस्ता उपाय बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो मैडम आज ऐसा करते हैं, सेशन को आज हम दूसरी तरफ ले चलते हैं, ठीक है मैडम। हाँ जी, आपका आवाज कट गया था, एक बार और बताइए। हाँ जी, मेरा कहना ये था कि आज हम जो हमारा मेन टॉपिक है, एक दो सवाल उसके ऊपर कर लेता हूँ, मैं ही बता हाँ देता हूँ हाँ, उनको, बिल्कुल है ना। बिल्कुल, ठीक है ठीक है हाँ ठीक है, बिल्कुल। तो तो आज का देखो जो वैसे, टॉपिक है वो मैं बता देती हूँ, वो बहुत अच्छा टॉपिक है, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम आ रहा है, विंटर आ रहा है, तो विंटर में बहुत प्रॉब्लम्स एंड ऑल खेती में होता ही है। तो इसीलिए सुखदीप जी ने ये टॉपिक आज रखा है कि विंटर की मौसम में हम कैसे अपने क्रॉप्स को बचा सकते हैं। तो सुखदीप जी, आप कुछ छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, फिर मैं दो तीन सवाल आपसे पूछती हूँ। हाँ आप एक दो सवाल पूछ लीजिए, फिर हम किसान भाइयों की तरफ चलते हैं। देखो भाई, किसान दोस्तों नमस्कार, राम राम। मेरा नाम सरदार सुखदीप सिंह है, डिस्ट्रिक्ट मोहाली पंजाब से मैं बात कर रहा हूँ, और मैं सोल ऑर्गेनिक फार्मिंग का सीनियर एक्सपर्ट हूँ। मेरा काम है आप जैसे जितने भी किसान भाई हैं उनको गाइड करना, उनकी समस्याओं को सुलझाना। आप मेरा नंबर ले सकते हैं, ऐसा नहीं है आप मेरे से कुछ खरीदेंगे मैं तभी आपसे बात करूंगा। आप इसके अलावा कभी भी जैविक खेती के संबंध में कोई भी आप मेरे से हेल्प लेना चाहते हो, आप कभी भी मेरे से बात कर सकते हो। और ये मैडम है, अगर मैडम क्या आप जो भी पूछना चाहते हो एक दो सवाल पूछ लो, फिर मैं किसान भाइयों से बात करता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। सुखदीप जी, मैं सवाल तैयार करके रखी हूँ, एक सेकेंड दीजिए मुझे। हम्म। ओके। सो सबसे पहले जो सवाल मैं आपसे पूछूंगी वो है, सर्दी मौसम में फसलों हम्म। पर ठंड का क्या असर पड़ता है? देखो ऐसा है,
वैसे ठंड के मौसम में जो हम फसलें लगाते हैं उनके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता है, कैसे जैसे हम गेहूं या सरसों हैं वो ठंड की ही फसलें हैं। लेकिन अगर अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जैसे पाला पड़ जाता है या बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाती है, तापमान बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि हमारी पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं। हमारी जो मतलब पत्ते या पेड़ हैं पौधे हैं, हमारी फसल है, वो मुरझाना शुरू हो जाती है और उसका जो है प्रोडक्शन पे भी असर पड़ जाता है। तो सर्दी का मतलब काफ़ी मतलब बैड इफेक्ट हो सकते हैं अगर हमने उसकी प्रॉपर सही ढंग से देखभाल नहीं की। तो उसकी देखभाल जरूरी है, पत्तियां पीली पड़ जाएंगी और मुरझा जाएंगी। और जो है मान लो फल वाले हैं तो फल का प्रोडक्शन डाउन आ सकता है, कई बार ड्रॉप भी कर जाता है फल। तो ये जो चीज़ें हैं ये इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब फर्क पड़ता है। फलों का विकास धीमा हो जाता है, ज़्यादा ठंड पड़ जाती है। तो इन चीज़ों को लेके मतलब काफ़ी ज़्यादा वो होता है। तो ये होता है इसका मेन। तो इसके लिए हमारे को कुछ जैसे प्रोडक्शन वो है अपना, कुछ नियम को अडॉप्ट करना चाहिए जिससे हम बच सकें। हाँ जी। ओके। और ठंडी हवाओं से और फ्रॉस्ट जो होता है उससे फसल को कैसे बचाया जा सकता है? देखो किसान भाई जैसे जानते हैं, इसके तीन चार मैं आपको छोटे छोटे उपाय बता देता हूँ कि अगर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो सबसे पहले तो हमारे को हल्की सिंचाई जरूर करनी चाहिए। ठीक है। और अपने जो खेत है उसके चारों तरफ एक छोटा सा हम खड्डा बना दें, उसके अंदर हम पानी भर दें। ज़्यादा गहरा ना करें, बेशक 5-6 इंच का भी कर देंगे गहरा, और 5-6 इंच चौड़ा, वो भी सफिशिएंट है। पानी भर के रखें। आप उसमें जैसे गाय के या भैंस के जो कंडे होते हैं, पाथियाँ होती हैं, उनमें आग लगा दीजिए, तीसरा उपाय। और उसको बुझा दीजिए और उसके धुएं को एक लेयर बनाने दीजिए। जब वो जैसे धुआं धुआं होता है, देखा है किसान भाइयों ने, तो धुआं जो है अगर थोड़ा मतलब आपकी उस एरिया में कवर कर लेता है धुआं, 8-10 जैसे कंडे लगाए, उसमें आग लगा दी और उसको बुझा दिया। वो जो धुआं है वो जो हमारा पाला होता है वो उसको नीचे तक पहुंचने नहीं देता, उसको कवर कर लेता है आपकी क्रॉप को। जैसे हम लोगों को जब ठंड लगती है हम लोग ब्लैंकेट में, कंबल में, रजाई में छुप जाते हैं, ऐसे ही वो उसको कवर करता है। और इसका एक बहुत बढ़िया उपाय मैं और बताता हूँ कि आप जो है इन दिनों में देसी गाय का जो मूत्र होता है, कोशिश करो देसी गाय का। अगर नहीं है तो मजबूरी में फिर भैंस का भी ले सकते हैं हम, लेकिन बहुत बढ़िया है देसी गाय का। तो उसको 2-4-5 ml प्रति लीटर लेकर उसका स्प्रे कर सकते हैं, और प्रति एकड़ पानी के साथ उसको जब भी आप पानी दें तो 8-10 लीटर उसको प्रति एकड़, 15 लीटर, 20 लीटर तक भी चला दोगे, कोई नुकसान नहीं है। तो ये हमारी जो फसलों को ठंड से बचा के रखता है, हमारी फसलों को ये ताकत देता है ठंड से लड़ने की, हमारी फसलों को जो गर्मी देता है, हीटअप देता है। उसका फायदा क्या होता है कि हमारी जैसे पत्तियां मुरझाएंगी नहीं, हमारी पत्तियों के अंदर प्रॉपर जो है सर्दी से लड़ने की ताकत रहेगी। और हमारी फसलों का जो अग्नि तत्व है, जो मूत्र होता है हमारे जानवरों का, मैं बार बार बोलता हूँ देसी गाय का, नहीं है तो फिर मजबूरी में हम भैंस का भी ले सकते हैं। देसी गाय का जो मूत्र है वो, उसमें अग्नि तत्व की मात्रा ज़्यादा होती है। तो वो मतलब हमारे ना सिर्फ ठंड से बचाएगा, इवन देन हमारे खेत में की जो नेगेटिविटी है वो उसको भी समाप्त कर देता है। हमारी नेगेटिविटी को समाप्त करके हमारी खेत की ताकत को मजबूत करता है, जिससे मतलब हमारे फसल को बीमारियों से, फंगस से लड़ने में भी हेल्प मिलती है। आप धुआं करें चारों तरफ, आप खाई बना के पानी छोड़ें, आप देसी गाय के जो है मूत्र का उसका स्प्रे करें, और पानी के साथ भी हम उसको जो है नीचे चला सकते हैं, जो है सबसे बढ़िया उपाय है। इसके अलावा मान लो आप चाहो तो चारों तरफ एक मतलब बाड़ लगा सकते हो, मेड जो होती है ना, करौंदा, करौंदा होता है एक, आप जो किसान उसको चारों तरफ हम उसकी संगनी, ये मतलब गहरी बाढ़ हो जाती है वो धीरे धीरे 1-2 साल में। तो उसका एक तो ठंड से, पाले से बचाएगी। दूसरा जैसे बिना मतलब के जो जानवर हैं, गाय भैंस का जो हमला होता है वो उससे बचाएगी, वो प्राकृतिक चीज है। और वहाँ पे मित्र जीवाणुओं की संख्या भी अधिक हो जाएगी, क्योंकि आप उसको छेड़ोगे तो नहीं, क्योंकि वो एक बार उगी बड़ी होगी तो हम वहाँ गुड़ाई सिंचाई, गुड़ाई तो करेंगे नहीं, उस मिट्टी को छेड़ेंगे तो है नहीं। तो वहाँ पे जो है आपके मित्र जीवाणुओं की संख्या भी बढ़ेगी, जो आपकी मिट्टी के उपजाऊपन को फ्री में बढ़ाने का आपकी मदद करेगा। और उसके अलावा बाकी न्यूट्रिशन तो है ही है। आप जितना न्यूट्रिशन दोगे, जितना आप अच्छा खाना खाओगे, आपको ठंड नहीं लगती, उसी तरह हमारी मिट्टी होती है। जब आप उसको अच्छे से मतलब अपनी मिट्टी को आप सही मात्रा में अपने सॉयल को, भूमि को पॉजिटिव करके उसमें सही मात्रा में जैविक न्यूट्रिशन दे दोगे, तो आपकी फसल जो है ठंड से, पाले से लड़ने में सक्षम होगी। वो आपकी फसल जो है उत्पादन नहीं गिराएगी और बीमार नहीं होगी। तो सबसे बढ़िया उपाय ये है।
ओके। ठीक है मैम। हाँ जी। ठीक है, ओके। रात के समय खेतों में तापमान को संतुलित रखने के लिए किसान क्या कर सकते हैं, अगर इससे कोई नुकसान होता है तो? हाँ जी, देखो अगर मान लो ज़्यादा पाला पड़ता है तो हमको हल्की सिंचाई जरूर करनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आप एक तो हल्की सिंचाई जरूर करें अपने खेतों में, वो बहुत ज़रूरी है। वो आपके जो फ्लक्चुएट होता है हमारा जो तापमान है, और तापमान ज़्यादा गिरता है, धुंध पड़ती है, फॉग पड़ती है, पाला पड़ता है और ठंडी हवाएं चलती हैं, तो उससे हमारे पौधों को बचाता है। उसके अलावा हम चाहें तो अगर सूखी घास है, जैसे हमारी घास होती है हम खेतों में से फाड़ते हैं, वो नहीं है तो जैसे हमारी धान की पराली होगी, इस तरह जो भी है मतलब जैविक के अंदर हमारा जो सामान है, आप उसको अपने खेतों में फसल के चारों तरफ बिछा सकते हैं। वो आपके तापमान को बचा के रखती है, हमारे मित्र जीवाणुओं को बचा के रखती है। उससे मतलब एक तो तापमान की जो वो है मतलब गड़बड़, फसल उससे बची रहेगी। सेकंड है हमारे मित्र जीवाणु बचे रहेंगे, तो उससे हमारी फसल भी बीमार नहीं होगी और हमारे मित्र जीवाणुओं को भी मतलब कोई नुकसान नहीं होगा। तो सबसे बढ़िया और फायदेमंद जो है ये तरीका रहेगा, तो आप इसके द्वारा अपनी फसल को बचा सकते हैं। ठीक है, ओके। कौन कौन सी फसलें सर्दी में अधिक प्रभावित होती है? देखिए वैसे तो लगभग अगर बहुत ज़्यादा पाला पड़ जाता है तो एक गेहूं के ऊपर भी इफेक्ट कर सकता है, जो कि सर्दी की फसल है। लेकिन उसके अलावा जो डेलिकेट सी फसलें होती हैं हमारी, सॉफ्ट फसलें, जैसे टमाटर हो गया, गोभी होगी, बैंगन हो गया, मिर्च होगी, इनके ऊपर, या हमारे फल में अगर हम जाने तो ड्रैगन फ्रूट वगैरह है, बहुत ज़्यादा जो पाला है इनको नुकसान पहुंचा देता है। तो उसको पहुंचाने के लिए जो मैंने उपाय बताए हैं आप इनका प्रयोग जरूर करें। हल्की सिंचाई दें, उनको जो है सूखी घास वगैरह से ढक सकते हैं, और धुआं करें, चारों तरफ पानी करें, और गौमूत्र का छिड़काव भी करें और नीचे भी चलाएं। अदरवाइज जो है ये आपकी फसल को खराब कर सकता है। खासकर टमाटर के ऊपर तो मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा इसका बैड इफेक्ट हो सकता है। टमाटर पे, गोभी भी चलो इतना नहीं करती है, लेकिन टमाटर की फसल पे तो इसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है अगर ये जो है तापमान गिर जाता है। ओ, ठीक है। जैविक तरीके से फसल को पाले से बचाने के कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं? देखो इसका मैंने आपको बताया, जैसे गौमूत्र का स्प्रे कर सकते हैं हम, जीवामृत का भी हम चला सकते हैं, जो हमारे मतलब न्यूट्रिशन की कमी को दूर करता है। जीवामृत का आप जितना प्रयोग कर सकते हैं, या जैसे हमारा जीवाणु जल आता है, जीवाणु जल, या हमारे मित्र बैक्टीरिया होते हैं फफूंद बख्श कैंपलस वी प्लस पीएम जो हम देते हैं, आप उनका प्रयोग करेंगे। जितना मित्र बैक्टीरिया चलाएंगे वो है, जीवामृत, सजीव जल आप चला सकते हैं। और मैंने तो यहाँ तक देखा है कि जो हमारा गोवर्धन खनिज खाद है, अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो वो मतलब बड़ी ताकत देता है। उसके गोवर्धन खनिज खाद के प्रयोग के द्वारा हम उसको पानी में भी चला सकते हैं, और वैसे भी हम उसको बेसल डोज में जब डालते हैं तो मतलब वो हमारी जो फसल है उसकी इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। और जब हमारा इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगा, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, तो इस तरह की बीमारियां नहीं आती हैं। और जिन किसान भाइयों के पास अब ये सामान नहीं है तो वो जो है मतलब जीवामृत का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, जीवामृत नहीं है तो सजीव जल का प्रयोग कर सकते हैं, उसका स्प्रे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का जो है, और मल्चिंग जैसे मैंने आपको बताई है। ठीक है, तो आप जो जैविक पदार्थ हैं हमारे, हमारी घास या इसकी धान की जो है उसकी हम जो बची हुई होती है पराली, हम उसको भी वहाँ कर सकते हैं, मल्च कर सकते हैं, ऊपर डाल सकते हैं। तो वो जो है हमारी फसल को ठंड से बचाने में बहुत काम आता है। आप गोवर्धन खनिज खाद का प्रयोग करके देखिए, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। गौमूत्र का कीजिए, जीवामृत, जीव जल, ये न्यूट्रिशन देते हैं ठंड से बचाने का मतलब। जीवामृत और उस जीव जल जो है ठंड से बचाएंगे कैसे, वो ताकत दे देंगे उसको। तो हाँ, जब हमारे पौधों में ताकत होगी, हमारे फसल मजबूत होगी, उसकी इम्यूनिटी मजबूत होगी, तो वो ठंड से सुरक्षित रहेंगे। तो सबसे बढ़िया तरीकों में से जैविक तरीके यही हैं। उसके अलावा कई लोग सल्फर का भी प्रयोग कर लेते हैं, सल्फर का भी जैसे स्प्रे वगैरह कर देते हैं, तो वो भी बड़ी अच्छी चीज़ है। वो भी मतलब हमारी फसल को सर्दी से बचा कर रखता है। तो सर्दी से बचाने के ये ही जैविक तरीके हैं, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। हाँ ओ, जी। ठीक है।
सर्दी मौसम में पौधों की वृद्धि बनाए रखने के लिए क्या पोषक तत्व देना जरूरी है? देखिए, पोषक जो हमारे तत्व हैं जैसे जिंक, आयरन, सल्फर, तो ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना? तो इसके अलावा भी मान लो जैसे हम देना चाहते हैं, तो जैसे हम दे सकते हैं इसमें कार्बन, तो हमको देना ही चाहिए। देखो वो तो सबसे अच्छी चीज़ है। हल्का-फुल्का हमको कैल्शियम ज़रूर देना चाहिए, ठीक है ना? तो तत्व तो देखिए, अगर हम तत्वों की बात करते हैं तो कम से कम हमारे 108 प्रकार के तत्व हैं जो हमारे पौधे को चाहिए। तो सारे के सारे ही तत्व देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप जिंक, आयरन या कैल्शियम के द्वारा ही हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तत्व तो जितने दोगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन ज़रूरी तत्व जो हैं वो सबसे ज़रूरी तत्व आयरन और सल्फर होते हैं, जो सर्दी से बचा के रखते हैं। क्योंकि सर्दी में ज़्यादातर जो है हम तेल वाली फसलें लगाते हैं, जिनसे हमें तेल निकालना होता है। तो सल्फर मतलब तेल की मात्रा को भी बढ़ाता है। तो हमारे को जो है इन तत्वों का प्रयोग के द्वारा हम अपनी भूमि को ठंड से भी बचाएंगे, अपनी फसल को, और बीमारियों से भी बचा सकते हैं। ठीक है जी। अभी जितने भी किसान भाई आप उनके सवाल ले लीजिए। हाँ जी, ठीक है। अगर इनमें से कोई सवाल है आपका तो वो पूछ सकते हैं, या फिर कुछ और सवाल हो डिजीजेस, क्रॉप्स, कोई और क्रॉप के बारे में आप लोगों को पूछना है तो वो भी सुखदीप जी से पूछ सकते हैं। जी, आपके साइड में अनम्यूट का बटन है। आ, देखो कैमरे के साथ एक छोटा सा माइक का बटन है। जिस किसान भाई को नहीं पता, वैसे ज़्यादातर मेरे सभी किसान भाइयों को पता है, लेकिन फिर भी मैंने उनकी नॉलेज के लिए बताया, आप उस बटन को दबाकर अपना सवाल पूछ सकते हैं। और इनमें से कोई अगर पूछना चाहता है, उसको समझ नहीं आया, या उसके मन में कोई और सवाल है, तो कृपया करके अपना सवाल पूछ लें। हाँ जी। अरुण जी, वसंत जी, दिनेश जी, संजीव जी, सुखनंदन जी, श्री कुमार जी, कुछ सवाल है तो पूछ पूछ सकते हैं। सर, रसायन वाली खेती के संबंध में कुछ पूछ सकते हैं क्या? बिल्कुल सर। देखो, वैसे रसायन के ऊपर मैं बात तो नहीं करता, लेकिन आपको गाइड कर दूंगा। बोलिए। ओके। हाँ जैसे जी। अभी खाद की बहुत दिक्कतें चल रही हैं। हम्म। मान लो बेसल डोज नहीं दे पाते अपन, तो उसका क्या विकल्प? अच्छा, आप किस चीज़ की खेती करते हैं भाई? गेहूं और मक्का। आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है जी? हरदा जिले से हूँ मैं, एमपी से। एमपी से। देखो भाई, मान लो आप यूरिया या डाई का प्रयोग करते हैं, जी। है ना? तो उनमें जो है मतलब न्यूट्रिशन की मात्रा लगभग एक दो ही तत्व होते हैं। जैसे हम अगर यूरिया को लगा ले तो जो है नाइट्रोजन तत्व ही है ना? तो लेकिन एक पौधे को जिंदा रहने के लिए मेरे भाई सभी प्रकार के तत्व चाहिए। उसको आयरन भी चाहिए, कैल्शियम भी चाहिए, पोटाश भी चाहिए। सेकंड, इनमें क्या समस्या होती है जो आप ये केमिकल के द्वारा तत्व देते हैं, वो एक तो मतलब अवेलेबल फॉर्म में नहीं होते बहुत ज़्यादा। मतलब उनकी लाइबिलिटी बड़ी कम होती है। वो मतलब आपने आज डाला तो 5 7 10 दिन में जितना पौधे ने ऑब्जर्व किया किया, उसके बाद खत्म। पहली समस्या। सेकंड होती है कि वो लीच कर रहे होते हैं हवा और पानी के साथ, और जो रह गए वो बॉन्डिंग करके अनदर तत्वों के साथ वो हमारे जो है फसल को नुकसान पहुंचा देते हैं। हाँ, जिसके कारण आजकल आपने देखा होगा कि हमारी भूमि बंजर होती जा रही है, भूमि हमारी हार्ड हो गई है, हमारी प्रोडक्शन गिर गया, प्रोडक्शन की क्वालिटी गिर गया। हर इंसान को कोई ना कोई कैंसर, बीपी, शुगर, हर घर में बीमारियां होती जा रही हैं। तो ये जो नुकसानदायक है। इसके अलावा इनका प्रयोग करने से समस्या आ रही है कि हमारे कृषि खर्च तो बढ़ रहे हैं, इवन हमारी प्रोडक्शन भी गिर रही है, और बार बार हमारी फसल में रोगों का, बीमारियों का हमला हो रहा है। तो इन सब से बचने का सिर्फ एक उपाय है भाई, कि आप जैविक खेती को अपनाएं। वो ना नहीं केवल जी, आपकी ये। हम्म। वो तो मैं करता हूँ सर कुछ हिस्से में। हम्म। मैं कुछ रसायन वाली कर रहा हूँ, तो जैसे उसमें अब डीएपी यूरिया नहीं मिल रही, तो उसको क्या अपन स्प्रे के माध्यम से कुछ दे सकते हैं क्या, साहब बोने के देखिए, बाद? अब मान लीजिए आप जो कर रहे हैं डीएपी और यूरिया नहीं मिल रही है, तो उसके लिए आप हाँ। नैनो नाइट्रोजन है हमारी फोरक्स, आप उसको दे सकते हैं। एनपीके को आप दे सकते हैं। आप भस्म रसायन का प्रयोग कीजिए। आप अणु जल का प्रयोग कीजिए। आपको इन तत्वों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको यूरिया अच्छा। की या डाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं यहाँ तक श्योर कर सकता हूँ आपको, मीटिंग के अंदर सबके सामने, कि अगर आपने 2 4 महीने इसको सही ढंग से किया तो आपके खेत में बीमारी आना ही खत्म हो जाएगी, लगभग 50 60% तक शुरुआती दौर में। ठीक है। हाँ। और अगर आपने अपने तत्वों को सही ढंग से दे दिया तो बीमारी आनी भी खत्म हो जाएगी। आप नहीं, वो मा- तो करता हम्म। हूँ सर। जैसे मूंग की फसल लगाता हूँ मैं, उसमें कोई भी केमिकल नहीं डालता हूँ। सोलर ट्रैप का हम्म। प्रयोग 2 साल से कर रहा हूँ। और हम्म। देसी लाल मकई खेती में भी कोई स्प्रे नहीं करता, ना कोई भी केमिकल डालता हूँ।
वो बहुत हम्म, अच्छी हो रही है, मतलब कोई हम्म, बीमारी भी नहीं लगती है उसमें। हाँ और जी। कुछ है मेरे पास केमिकल वाला, इसलिए मैंने जानकारी चाहिए थी। हाँ नहीं देखो, आप केमिकल और इसको मिक्स करके कर लो फिर, तब भी कोई हाँ समस्या नहीं है। कि मान लो जैसे अभी मैं आपको थोड़ी सी गोवर्धन खनिज खाद है और भस्म रसायन है और जी। सुरपालन को कि आप यूरिया के साथ डालते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। धीरे धीरे आप उसको घटाते चले जाना, जैविक को बढ़ाते चले जाना, या अणुजल जी डालना शुरू कर दो, सजीव जी जल डालो। तो वो तो देखो, मुद्दा भाई एक चीज देखो, आप एक चीज को सारे किसान भाई अपने हाँ दिमाग में उतार लो, मुद्दा है जी। सारा न्यूट्रिशन का, ताकत का। सही है। इसका मैं एक एग्जांपल छोटा सा देता हूँ। आप अच्छा देसी घी खाते हो, दूध पीते हो, फल फ्रूट खाते हो, आपके शरीर में ताकत है, तो आपसे आपके गांव में कोई भी उलझेगा नहीं, पंगा नहीं लेगा। कि सबको पता है आप एक ताकतवर इंसान हो, आपसे जो उलझेगा वो पिटेगा, है ना। लेकिन जी जो कमजोर बंदा होता है उससे हर कोई पंगा लेता सही। है ना। कमजोर से हर कोई उलझेगा। तो सेम यही हमारी फसल में होता है कि अगर आपने उसको सही मात्रा में न्यूट्रिशन देना शुरू कर दिया तो किसी तरह की बीमारी आएगी ही नहीं, क्योंकि वो उसकी इम्यूनिटी मजबूत है, उसमें ताकत है, उसमें हर प्रकार के तत्व हैं। लेकिन उसी जगह अगर आपने उसको सही मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं दिया तो वो जो होगा क्या, कि उसमें जो है बीमारी का बार बार हमला होगा, प्रोडक्शन गिर जाएगी, प्रोडक्शन की क्वालिटी गिर जाएगी। तो हमारे जी पास इसके केमिकल के सारे, आपको आयरन चाहिए वो भी मेरे पास जैविक में मिलेगा, आपको पोटाश चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, मैग्नीज चाहिए, बोरान चाहिए, कार्बन चाहिए, हर तत्व मेरे पास आपको 100% फुल फॉर्म या अवेलेबल फॉर्म के अंदर दिया जाएगा, जी। जैविक ठीक में, है। ठीक है। ठीक है। बाकी आप मेरा नंबर लिख लें, 94। एक मिनट। आप कहाँ से हैं सर? मैं पंजाब से हूँ साहब, और आप मेरे से कभी भी बात कर सकते हो। 94 हाँ जी, 94 179 179। 75338। ओके सर। मेरा नाम सुखदीप सिंह है, ठीक है जी। जी ओके सर, थैंक यू। ओके भाई, धन्यवाद। हाँ जी, और किसान भाई जिनके मन में कोई सवाल है और जो पूछना चाहते हैं मेरे से बात कर सकते हैं। अगर कुछ पूछना चाहते हैं भाई, आप अनम्यूट कीजिए अपने सवाल को, बोलिए, ताकि मैं आपको, जैसे भाई ने सवाल किया, सब किसानों को कुछ समझ आया, आपके एक सवाल से बाकी किसान भाई भी समझ लेते हैं। आप कोई भी जो आपके मन में सवाल है, किसी प्रकार की आपको खेती संबंधित कोई समस्या है, आप पूछ सकते हैं। जी अरुण जी, दिनेश जी, संजीव जी, कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं। जी जी। हेलो हाँ जी। सर, ये गोबर को डिकम्पोज करने के लिए कुछ उपाय बताइए। देखो भैया, गोबर को डीकम्पोज करने का मैं आपको एक बढ़िया तरीका बताने जा रहा हूँ, बहुत अच्छा तरीका है। जी आप कोशिश करें, देसी गाय का गोबर लें। देसी गाय का गोबर नहीं है तो आप भैंस का मिक्स कर सकते हैं। जो दूसरी गाय का गोबर होता है, जो एचएफ है या विदेशी नस्ल की गाय है, उसके जो है तत्व बहुत कम होते हैं और उनके बड़े अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते, ठीक है। अब मैं इसको डिकम्पोज करने का तरीका बता रहा हूँ, इसको आप चाहो तो लिख सकते हो। जो हमने जी गोबर है उसको हमने छाया के अंदर डालना है, चाहे वो छाया आपके पेड़ के नीचे डाल दो किसी, या चाहो तो किसी दीवार के साथ आप डाल सकते हो, वो छाया, ठीक है। आजकल तो चलो धूप भी चल जाती है, कोई ज्यादा इशू नहीं है, ज्यादा तीखी धूप ना हो, अब तो सर्दी है, गर्मी में तो हमको छाया के नीचे डालना चाहिए। उसकी जो मतलब लेंथ है, हाइट है, लेंथ को, लंबाई को हम कितना भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो ऊंचाई है उसको हमने 1.5-2 फुट से ज्यादा नहीं रखना है, ठीक। समझे मेरे को। 1.5 से 2 फुट हमने उसकी जो है ऊंचाई रखनी है। आप उसके अंदर जो है गोबर डालते चले जाइए, 1.5 से 2 फुट ऊंचाई, लंबाई कितनी भी कर लो, उसमें कोई इशू नहीं है। अब आपने सबसे पहले, मैं प्रति ट्रॉली के हिसाब से समझा रहा हूँ, लगभग प्रति ट्रॉली, उसमें ऊपर नीचे हो जाए थोड़ा बहुत, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं। सबसे पहले तो आप अपने गोबर को एक्टिवेट कीजिए ऊर्जा जल के द्वारा, अग्निहोत्र भस्म और फिटकरी के पानी के द्वारा। लगभग 200-250 लीटर आप प्रति ट्रॉली उसमें डालिए, जी ऊर्जा जल, जो अग्निहोत्र भस्म और फिटकरी से बनता है, ऊर्जा जल। उसके बाद फिर आप इसके अंदर जो है 5-7 दिन बाद, 4-5 दिन बाद, जब भी आपके पास टाइम लगे, आपने इसको ऊपर नीचे कर देना है। ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, वो आप ट्रैक्टर के द्वारा भी कर सकते हो और कस्सी के द्वारा, लेबर के द्वारा भी कर सकते हो। अब आपने उसमें करना क्या है भाई, आपने उसके अंदर जो है जीवाणु जल डाल दें,
जो कंपनी से आता है डीकम्पोजर, उसको प्रॉपर डीकम्पोज करना शुरू कर देगा। ठीक है, और फिर 5-10 दिन रुके आप उसके अंदर, जैसे M+V+ फफूंद वक्त अगर आपके पास हैं तो प्रति ट्रॉली 2-2, 300 लीटर वो भी डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो आप छाछ और गुड़ का पानी मिला के इसको डालते रहें और इसको ऊपर नीचे करते रहें हर 10-12 दिन के बाद। तो 2 महीने के अंदर अंदर आपका जो है गोबर जो है प्रॉपर डीकम्पोज हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप इसको बहुत अच्छी क्वालिटी का करना चाहते हैं तो इसके अंदर हमारी मिट्टियाँ आती हैं, वो भी डाल सकते हैं, लाल, पीली, सफ़ेद, राख, फास्फेट वगैरह ये मंगवा के आप वो भी डाल दें तो इसमें कई प्रकार के तत्वों की पूर्ति हो जाएगी। सबसे बढ़िया तरीका यही है जी डीकम्पोज करने का। ठीक है जी सर। हाँ जी, और कोई सवाल? सर ये मदर कल्चर बनाया था मैं 7-8 महीने पहले। अच्छा जी, अच्छा जी। तो बदलना पड़ेगा कि वही चलेगा सर? उसमें मल्टीप्लाई कर रहा भाई हूँ। आप मेरे को एक अभी बार चल फोटो रहा है। भेजना, एक बार फोटो। हाँ आपने उसके ऊपर पतला कपड़ा ढका हुआ है, ढक्कन ढका हुआ है? हाँ हाँ, सूती का है सर वो। हाँ तो देखो, एक चीज मैं सारे किसान भाइयों को यहाँ बता देता हूँ, कई किसान भाई ये गलती कर देते हैं। जो आप मदर कल्चर बनाते हो उसको बनाने का तरीका क्या होता है कि आप उसको 20 लीटर की एक बिसलरी की बोतल आती है खाली, लगभग 170-80 रुपए की, सबसे बढ़िया है, उसके अंदर बनता है। कई लोग वो ड्रमों वगैरह में बना देते हैं तो उसमें मतलब वो खराब हो जाता है। तो लगभग 170-80 रुपए की बोतल आती है बिसलरी की खाली बोतल, क्रॉकरी की दुकान से बड़ी आसानी से मिल जाती है। आप उसके अंदर उसको बनाएं, बनाने के बाद उसके मुंह के ऊपर बिल्कुल पतला कपड़ा सिंगल लेयर के अंदर ढक दीजिए ताकि हवा आती जाती रहे। तीसरा, इसके अंदर आपने क्या करना है भाई, इसमें से कम महीने में एक बार, वैसे तो ज़्यादा बार लोगे तो बहुत अच्छी बात है, वरना तो महीने में एक बार तो कम से कम आप इसमें से 3-4 लीटर निकाल लीजिए और वापस जितना आपने लिया है 3-4 लीटर उसमें 40-50 ग्राम गुड़ डाला, उसको अच्छे से बॉयल किया, जब वो ठंडा हो जाए तो इसमें डाल दो। महीने में कम से कम ये एक बार प्रोसेस होना चाहिए। अगर आप इस 3 चीज़ों का ध्यान रखते हो तो आपका एक बार का मदर कल्चर बना हुआ लगभग। और हाँ, चौथी, बारिश, धूप, मिट्टी और जानवर के, किसी के कुत्ता बिल्ला कोई मुंह ना लगाए, तो आपने उसको जो है सेफ रखना है। तो आपका एक बार का बना हुआ मदर कल्चर लगभग 3-4-5 साल तक खराब नहीं होता है, 4 साल तो आराम से चली जाता है। ठीक है जी, तो ये है। जी सर, हर 15 दिन में इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। हाँ मतलब तो कि आप कुछ इसमें से निकाल लो ना, 2-3 लीटर निकाला, वापस 2-3 लीटर जितना निकाला है आपने। और कई किसान क्या करते हैं, इसमें 20-20 लीटर पानी कर देते हैं, तो वो भी खराब हो जाएगा भाई। अगर आपको लगता है कि यार हमने जब उसको 11 लीटर बोला है तो कोई हमारी साइंटिफिकली रिसर्च है, हमने तभी 11 लीटर बोला है, हम भी 20 लीटर बोल सकते हैं। तो मैं एक किसान के पास गया, मैंने उसको कहा जी मदर कल्चर, तो कहता काम ही नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा दिखा। तो जब मैंने उसका मदर कल्चर देखा उसने 25 लीटर बना रखा है। तो मैं कहा भाई ये ऐसे थोड़ी होता है। तो वो 10-11-12 लीटर के अनुपात में ही रहना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए मदर कल्चर। तो उसमें से आप 2-4 लीटर निकालते रहो, 3 लीटर जितना भी निकालना है, और उतना ही डालो। ऐसा नहीं कि 2 लीटर निकाला और 10 लीटर डाल दो। गुड़ भी आपने पहली बार में 100 ग्राम और बाद में 40-50 ग्राम से ज़्यादा नहीं डालना है। कई लोग 1-1 किलो डाल देते हैं कि फ्री का है मेरे पास, मैं डाल देता हूँ। तो वो चीज़ों के लिए फिर किसान जिम्मेवार होगा, कंपनी की लाइबिलिटी नहीं रहेगी। हाँ जी, और कोई किसान भाई जो ठीक पूछना सर। चाहता है बोलो जी। हेलो। हाँ जी, जो किसान भाई अपना कोई सवाल है वो पूछ सकता है। आने वाली फसल कैसे करनी चाहिए, फसलों को हमने कैसे बीमारियों से बचाना है, न्यूट्रिशन किस प्रकार कैसे दिया जा सकता है, घर में कोई न्यूट्रिशन बनाना सीखना है वो भी मैं 1-2 न्यूट्रिशन सिखा सकता हूँ। या आप अग्निहोत्र के महत्व को जानना चाहते हैं, कोई भी सवाल है, देसी गाय के क्या फ़ायदे हैं, देसी गाय कितने उसके लिए फ़ायदेमंद है, कोई भी आपके मन में सवाल है, हम नए पुराने ट्रेडिशनल की खेती छोड़ दें, गेहूं धान सरसों को छोड़ के हम नया क्या करें, कुछ भी सवाल है मतलब आप यार पूछ लीजिए। क्योंकि मेरे को लगता है 8-6:50 होने वाले हैं, तो 10-15 मिनट हमारे पास हो रहे हैं। आप पूछ सकते हैं। जी, अगर कोई भी सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो हम सेशन आज के लिए क्लोज करेंगे। देखो, सेशन क्लोज करने से पहले मैं सब किसान भाइयों को दो जो है बेनती करूंगा, हाथ जोड़ के मेरी विनती है ये सभी से कि भाई आप अपने घरों में खट्टा मीठा कड़वा एंजाइम जैव रसायन जरूर बना लें।
ये बहुत फायदेमंद है। बेशक आप ऑर्गेनिक करो या केमिकल करो, कोई दिक्कत नहीं है। जो यूरिया की भाई पूर्ति कर रहे थे, यूरिया नहीं मिल रहा, तो मीठा जैव रसायन यूरिया की पूर्ति में बहुत ज़्यादा सहायक है और उससे हज़ारों गुना ज़्यादा बेस्ट है, इंसान के लिए भी फसल के लिए भी। तो मीठा जैव रसायन आप ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर बना लें, ठीक है, और खट्टा और कड़वा भी ज़रूर बनाएं। इसके अलावा सभी किसान भाई, अगर आप कोशिश करें, एक देसी गाय जरूर रखें। एक देसी गाय लगभग हमारे 10 एकड़ को संभालती है। एक देसी गाय जो है हमारी लगभग 10 एकड़ खेती को मतलब कवर कर सकती है। तो आज किसान भाइयों ने देसी गाय का वो लगभग छोड़ ही दिया है। आज सुबह मेरी कम से कम 20 किसानों से बात हुई। एक भी किसान जी, हम एक किसान का छत्तीसगढ़ से फ़ोन आया, मैंने बोला सूरज नाम है मेरा, अच्छा किसान है। मैंने कहा जी देसी गाय, कहता भैया देसी गाय नहीं आ रहे। अगर छत्तीसगढ़ जैसे एरिया में देसी गाय नहीं है, एक किसान के घर में देसी गाय नहीं है, तो मेरे जैसे शहर वाले के घर में देसी गाय कहाँ से होगी। तो देसी गायें को आप दूध के लिए ना पालें, उसको आप अपनी खेती बाड़ी के लिए पालिए। जैविक खेती को जरूर अपनाओ भाई, इसी का भविष्य उज्जवल भविष्य है। हम लोग आपकी हेल्प के लिए बैठे हैं। आप सोल ऑर्गेनिक फार्मिंग में कभी भी कॉल करो, मैं नहीं तो कोई और कोई भी एक्सपर्ट भाई है, वो आपको प्रॉपर गाइड करेगा। आप सबके पास लगभग मेरा नंबर आ गया, नहीं है तो मेरा नंबर आप ले लेना। आप मेरे से भी कभी भी हेल्प ले सकते हो। अब आपके मन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। आपका 2 मिनट इंतजार किया जाएगा, वरना हम फिर सेशन को क्लोज कर देंगे। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं प्लीज पूछ लें, शर्माए ना। जी, अगर कोई भी और सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है सुखदीप जी, आई थिंक सवाल नहीं है और किसी का, तो आज के लिए हम क्लोज कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, अपने सारे सवालों का जवाब दिया एंड आप आज का सेशन। सभी किसान भाइयों का धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय जो है हमारे नाम किया, और मैं आप सबका बड़ा धन्यवाद करता हूँ। और मेरा नंबर चैट बॉक्स में मैडम आप डाल देना। किसी भी किसान भाई को कुछ भी पूछना समझना है, कहीं भाइयों को जैसे बोलने में थोड़ी यहाँ दिक्कत होती है, तो वो डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हैं, अपना भाई समझ के। कोई ऐसा नहीं कि किसी और से बात कर रहा हूँ। ठीक है किसान भाइयों, धन्यवाद, जय हिंद।